नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारे साथ भाऊ जुड़ गए हैं। भाऊ का स्वागत कर लेते हैं। भाऊ प्रणाम। नमस्कार। बहुत स्वागत है भाऊ। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के दौरान जो गमछा लहराया था उसकी कीर्ति पताका तो अब बहुत दूर दूर तक चली गई है। पिछले दिनों कोयम्बटूर में पहुंचे तो वहां बहुत सारे लोग जब वो मंच पर पहुंचे तो गमछा लहरा करके उनका अभिनंदन कर रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे। अभी ये योगेंद्र यादव पिछले दिनों कह रहे थे कि नहीं नहीं, वो बिहार में जो कुछ हो गया वो हो गया, उसका कोई असर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव पर दिखाई नहीं देगा। तो ये जमीन से टूटे हुए लोग हैं, समाज से टूटे हुए लोग हैं, ये अपने ही बबल में रहते हैं। एक होता है ना कि आप हमेशा झूठ बोलते रहो, झूठ बोलते रहो, झूठ बोलते रहो। 3 बार, 4 बार, 5 बार लोग फंसते हैं, कुछ लोग 10 बार फंसते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलता है ये सरासर झूठा आदमी है, इस पर भरोसा बिल्कुल मत करो। लेकिन बार बार झूठ बोलने से एक बात हो जाती है कि ये खुद के झूठ पर विश्वास करने लगते हैं, यानी खुद को ही फंसाने लगते हैं। तो मेरा ख्याल है कि योगेंद्र यादव जैसे लोग भ्रम में जीना चाहते हैं तो उनको वहां से निकालेगा कौन? उनको खुद को निकलना पड़ेगा। देखो, एक बात मानवी मानसिकता की भी होती है। आप डूब रहे हो तो आपको कोई बचाने आएगा, तो आपको भी प्रयास करने पड़ते हैं। आप अगर बाहर निकलना नहीं चाहते और मैं आपकी मदद को आ जाऊं तो आप मुझे भी डुबा लोगे। इसका कारण ये होता है कि आप अगर कुछ कोशिश नहीं करना चाहते तो आपकी कोशिश ना होने के कारण आपका जो वजन है उसको डेड वेट बोला जाता है। अगर आप भी प्रयास कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं, तो आपका वजन कम हो जाता है मेरे लिए। लेकिन आप अगर डेड वेट बन जाते हो तो ये लोग जैसे एक तरीके से डेड वेट बन गए, वो भ्रम से निकलना नहीं चाहते। और जो इनकी इच्छा है, विशफुल थिंकिंग है, बस उसको सच मानना चाहते कि ऐसा कुछ नहीं। अब बिहार में मोदी की तो लहर नहीं थी, मोदी का कुछ नहीं है तो क्या बोलते, नीतीश का है। अरे नीतीश तो लड़खड़ा रहे थे, नीतीश मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, लोगों के नजरों में भरा है। अब लोगों की नजर में आ चुका है तो लोग नीतीश पर भरोसा नहीं करेंगे, ये बोल रहे थे। तो ठीक है, अब लोग उनको उनको सीरियसली नहीं लेते, सीरियसली नहीं लेते। क्योंकि अगर आप जो बोल रहे हो, भविष्यवाणी हो या सामने की बात हो। मुझे याद है जब बिहार का चुनाव शुरू नहीं हुआ था, 3-4 पहले जो एसआईआर का मामला चल रहा था, राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था, उसके बाद यही इंसान चंडीगढ़ में बैठकर इंटरव्यू कर रहा है और बोल रहा है कि मैं आपको जमीनी हकीकत बताता हूं। अब चंडीगढ़ में बैठकर बिहार की जमीनी हकीकत, यानी इनको जमीन का पता नहीं। वो कोई दुष्यंत कुमार की हिंदी कविता है ना कि तेरे पैरों तले जमीन में नहीं, अजूबा ये है कि तुमको ही उस पर तुम्हें यकीन नहीं, यकीन बस। नहीं। हाँ। हाँ, तो बिल्कुल ऐसी हालत है इनकी। तो इनको क्या पता चलेगा कि शायद नरेंद्र मोदी जी जो शपथ विधि में बोले थे नीतीश के कि बिहार से होकर ही गंगा बंगाल पहुंचती है, तो यानी बिहार का जो चुनाव नतीजा है उसका परिणाम बंगाल में दिखाई देगा। यहां निर्देश था प्रधानमंत्री का, तो ये दिखाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का वहां कोई होगा नहीं, ये ऐसा कुछ बिहार का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। वरना नेपाल का प्रभाव बिहार में हो सकता है, नेपाल का प्रभाव महाराष्ट्र में हो सकता है, लेकिन बिहार का प्रभाव बंगाल में नहीं हो सकता। कितनी अजीब बात है। यानी कोरोना आपके पड़ोसी को हुआ है और आपको नहीं होगा, लेकिन गाजियाबाद में बैठे और रहने वाले ओमकार चौधरी को कोरोना हो सकता है। ये जमीनी हकीकत है योगेंद्र यादव के लिए।
तो इनकी जमीन अलग है, उनका अंदाज अलग है, उनका नजरिया अलग है, और जो आंखों को दिखता है वो उनके नजरिए में आता नहीं। तो हम क्या कर सकते? हम उनके लिए दुआ मांग सकते, प्रार्थना कर सकते, उससे और कुछ नहीं कर सकते। ये सारे के सारे रणनीतिकार और विश्लेषक और ये भविष्य वक्ता, राजनीतिक पंडित, ये सब ऐसे ही होते हैं क्या भाऊ? एक वो प्रशांत किशोर थे जिन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार की 25 सीटें भी नहीं आएंगी और 25 से 26 भी आ गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अभी मीडिया ने जब उनको घेरा और पूछा कि आपने तो ये कहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं किस पद पर हूं जो इस्तीफा दे दूं। नहीं नहीं, वही से पता चलता है कि वो रणनीति का। देखो, मैं अभी आपको बहुत पुरानी बात बोलता हूँ, लगभग 35-34 साल पुरानी बात आपको बोलता हूँ। जब 91 में नरसिंह राव सरकार बनी थी, तो आपको याद है नरसिंह राव तो पिक्चर में थे ही नहीं। राजीव गांधी चुनाव लड़ रहे थे और वो टेररिस्ट अटैक में मारे गए, और उनकी जगह फिर जो कुछ कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी तो उससे नरसिंह राव को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था और वही प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो उन्होंने मनमोहन सिंह को सरकार में लाया, फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया था। तो उन्होंने मुझे जहां तक याद है कि पहले ही संसद के अधिवेशन में, सत्र में बोल दिया था कि जो राजीव गांधी ने मैनिफेस्टो में कहा है कि 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। तो ये तो अर्थशास्त्री थे, पॉलिटिशियन थे नहीं। उन्होंने बोला मैनिफेस्टो में बोलना अलग बात है, लेकिन फैक्चुअली ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो नहीं सकता कि हम 100 दिन में महंगाई नीचे ला सकते। तो कांग्रेस वालों ने, एक तो राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी और राजीव गांधी के बारे में इतनी इमोशंस थी कि कांग्रेस वालों ने इतना बवाल खड़ा कर दिया कि इस अर्थशास्त्री ने खुद का ही गला दबा दिया और मान लिया नहीं 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 100 दिन में हो सकता है। उस दिन से मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री नहीं रहे। उस दिन उन्होंने सत्ता में रहने के लिए और राजनीति में टिके रहने के लिए उस अर्थशास्त्री का गला घोट दिया, और उसके बाद एक के बाद एक नई नई गलतियां वो करते गए। और 10 साल जब प्रधानमंत्री बने रहे तो दुनिया के सबसे अर्थशास्त्री थे और सबसे बुरी फाइनेंशियल सिचुएशन देश की करके निकल गए। तो ये बात होती है ना कि आप अर्थशास्त्री होते हो तो उसी में रहो, उसी में ईमानदारी से रहो, जो सचमुच दिखाई दे रहा है वो स्वीकार करो, उस पर बात करो। वो छोड़कर आप बायस हो जाते हो तो आपका सब शास्त्र वगैरह आपके काम नहीं आता। तो वही बात प्रशांत किशोर की है। प्रशांत किशोर जब पॉलिटिक्स में उतरे थे तब उनको ईमानदारी से पॉलिटिशियन होना चाहिए था। वो एक साथ पॉलिटिशियन और रणनीतिकार दोनों बनना चाहते थे कि मैं जब उतरा हूं तो बस मैं राजनीति भी सक्सेसफुल करके दिखाऊंगा। देखो, अमिताभ बच्चन एक्टर है, अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन अमिताभ बच्चन अच्छा डायरेक्टर नहीं हो सकता। शायद हो भी जाए, मुझे पता नहीं, लेकिन आज तक उसने कोशिश तक नहीं की है। इसका कारण उनको मालूम पक्का है कि मैं किस एंगल से अच्छा दिखूंगा ये मेरा डायरेक्टर समझता है, जितना मैं नहीं समझता। तो अमिताभ का जो सक्सेस है वो अपनी मर्यादा संभालने में है। प्रशांत किशोर की गलती वहां हो गई जहां उन्होंने उनके से लिए जो लक्ष्मण रेखा थी वो लांघ दी। वो खुद पॉलिटिशियन बनने निकले। अगर मैंने इतने चीफ मिनिस्टर को जिता कर दिखाया तो मैं ही चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन जाऊं, और वही गलती हो गई। क्योंकि पॉलिटिशियन एक अलग तरीके का मामला होता है, अलग तरीके का मामला होता है। आपको उस मोल्ड में जाना पड़ेगा, उसका ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। एक अच्छा क्रिकेटर एक अच्छा पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। हाँ, उसके लिए प्रयास है, वो करे तो शायद हो सकता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। चेतन चौहान हो या गौतम गंभीर हो, ये भी क्रिकेटर से पॉलिटिशियन बने, लेकिन उस मोल्ड में आने के बाद उन्होंने पॉलिटिशियन बनने की कोशिश भी की। अगर ये लोग वो नहीं कर रहे, वो एक साथ
क्रिकेटर भी है, योगेंद्र यादव हो या प्रशांत किशोर हो, वो दोनों वही गलती कर बैठे कि एक साथ दो दो डबल रोल करने के लिए निकले। बिल्कुल। अब प्रशांत किशोर की हालत आप देखो, प्रशांत किशोर बिल्कुल केजरीवाल के मोल्ड में चला गया। आपको याद होगा केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा में 28 सीटें चुनकर लाई थी, और उसके बाद उनके दिमाग में इतनी हवा चल गई थी कि वो शीला दीक्षित को हराया तो मैं मोदी को भी हरा सकता हूं, उठकर वाराणसी निकल गए। और 400 से ज्यादा उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए थे 2014 में, 434। 3-4 छोड़कर सबकी जमानत जब्त हुई थी। जी हाँ। प्रशांत किशोर की भी हालत वही है, 238 उम्मीदवार खड़े किए थे, 236 लोगों की जमानत जब्त हुई है। प्रशांत किशोर को अगर आंकना चाहते आप तो एक बात सीधी है कि सिर्फ 2 उम्मीदवार उनके छोड़कर बाकी सबकी जमानत जब्त हुई है। तो इनकी शुरुआत क्या हुई है, वो केजरीवाल जैसी हुई है। और अगर आप कोई नया परिवर्तन लाना चाहते हो तो इसके पहले 10-12 साल पहले जो परिवर्तन का एक आंधी लेकर आया था इंसान, इसका अनुभव क्या है, उसकी हालत क्या है, उसके बारे में लोगों का अनुभव क्या है, वोटर का अनुभव क्या है, वो भी देखना पड़ता है। वो बिना देखे लोग बोलेंगे लोग उल्लू बनते हैं, हम बनाते जाएंगे, तो लोग उल्लू बनने वाले नहीं। थोड़े समय के लिए होते हैं, लालच होती है, ये होता है वो होता है, लेकिन आज केजरीवाल की हालत देखो तो 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद प्रशांत किशोर की लाइन में उसी पंक्ति में उनको बिठाया जाएगा। भाऊ, आपने बिहार का जिक्र किया, प्रधानमंत्री का जिक्र किया, गंगा का जिक्र किया और बंगाल का जिक्र किया। बंगाल खास तौर से चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि ममता बनर्जी कुछ ही दिनों के भीतर आज दूसरी बार सड़क पर उतरी हैं और एक मार्च का नेतृत्व किया, और उसके बाद उन्होंने कुछ बयानबाजियां की हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो भारत को हिला करके रख दूंगी और बीजेपी को मिट्टी में मिला दूंगी। उनका कहना यह है कि एसआईआर के जरिए मुझे कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। ममता बनर्जी बहुत डरी हुई हैं क्या? बिल्कुल डरी हुई है, बिल्कुल डरी। अब मुझे अजीब एक बात लगती है कि ये लोग सबक क्यों नहीं लेते, मेरी समझ में वो बात नहीं आती। आपको देखो, एक सबक किसी के भी लिए हो, आपके लिए नहीं हो, लेकिन आप उससे कुछ सीख सकते हैं। अगर अभी अभी बिहार के चुनाव हो गए, उसमें एसआईआर के खिलाफ जो बवाल खड़ा करने की कोशिश की गई, उसके बावजूद जो रिजल्ट आए हैं उससे कुछ सीखना जरूरी है, लेकिन ये सीखना नहीं चाहते। अब इसको आप क्या करोगे? जो कुछ हुआ है, अब देखो जो बिहार में हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र में स्थानीय इकाइयों के चुनाव शुरू हो गए, 3 दौर में होने वाले। पहले जो छोटी शहर होते हैं, नगर पंचायतें होती है, नगर पालिका होती है, वैसे 242 कुछ नगर पालिका को चुनाव अब शुरू हो गए, पर्चे भर गए। अभी 1 या 2 तारीख को वोटिंग होगी, दूसरे दिन उसका काउंटिंग होगा। उसके बाद शायद जिला परिषद या कॉरपोरेशन के चुनाव हो गए। उसके बाद यानी कॉरपोरेशन, जिला परिषद और नगर पालिका, ये 3 दौर में से एक दौर शुरू हो गया। तो इसमें भी फिर वही बिहार की गलतियां यहाँ की महाविकास आघाड़ी या विपक्ष ने की है, उनको भुगतना पड़ेगा। अब इससे ये सब तमाशा इन्होंने किया था, 1 महीना भी नहीं हुआ कि एसआईआर के खिलाफ, वोटर लिस्ट के खिलाफ राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सब कांग्रेस पार्टी वगैरह सब पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ, एक बड़ा मोर्चा निकाला गया, मीडिया में बहुत बड़ा बवाल हो गया, और उसके 10 दिन बाद टाइम टेबल डिक्लेयर हुआ, चुपचाप लाइन में खड़े हो गए, उम्मीदवार चुनाव में उतारे गए। तो बात यह है कि ये सब आंदोलन करने में समय खराब करने के बजाय आपका जो कोई वोटर है वो लिस्ट में है कि नहीं ढूंढो, अगर नहीं है
तो उसका नाम लिस्ट में आए, इसके लिए तो लिस्ट का क्या बोलते रिवीजन चल रहा है, उसमें नाम डाल दो। आपका वोटर आप बचा सकते हो, कोई हटा नहीं सकता। अगर आपका वोटर सच्चा है, जेन्युइन है, तो उसका नाम नहीं हटाया जा सकता। अगर वो फैला हुआ बिखरा हुआ आपका वोटर है, उसको आज आपके आंदोलन की जरूरत नहीं है। आपके कार्यकर्ताओं ने उनकी मदद को जाकर वोटर लिस्ट, बीएलओ जो भी कुछ है उसको पकड़कर अपना पार्टी के जो वोटर है वो लिस्ट में रहे, इसके लिए प्रयास करने चाहिए, जिस पर चर्चा तक बीजेपी नहीं कर रही है। लेकिन पूरे बंगाल में बिहार के कार्यकर्ता हर बीएलओ को पकड़कर अपने वोटर का नाम लिस्ट में रहे, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और आप क्या कर रही है, आप वो काम करने के बजाय उन कार्यकर्ताओं को मोर्चे में, रैली में लाकर खड़ा कर रही हो, और अपने ही वोटर का नाम अगर गलती से भी कट जाने वाला है तो आप उस पर तकरार भी करने के लिए नहीं कर रहे हो, ना कि प्रयास कर रहे हो। तो बात साफ है, ये अपने ही क्या बोलते हैं, हार की तैयारियां कर रहे हैं। और धमकियां देना तो छोड़ो, ये धमकियां राहुल गांधी ने दी थी, तेजस्वी यादव ने दी थी, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार ने दी थी। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो बंगाल में भी कुछ नहीं होगा। हाँ, शासन व्यवस्था आपके हाथ में है, इसके जरिए अगर आप कुछ हिंसा वगैरह करना चाहोगी तो उसका बंदोबस्त होगा। एक दिन में एक फतवा निकलेगा और राष्ट्रपति शासन जारी होगा, और इसकी वार्निंग भी चुनाव आयोग ने दी है। और चुनाव आयोग का जो बड़ा व्यापक अधिकार है उस पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। तो शायद ममता गलत राह पर चल पड़ी है, और दूसरी बात, वो जुआ खेलना चाहती है। भाऊ, इन्होंने जो बयान दिए हैं उनमें से एक आध बयान मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, इससे क्या मैसेज आप देख रहे हैं कि देना चाहती हैं और किसे देना चाहती हैं। जैसे इन्होंने कहा कि अगर एसआईआर का मकसद अवैध बांग्लादेशियों को हटाना है तो बीजेपी शासित राज्यों में एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? क्या बीजेपी ये स्वीकार कर रही है कि उसके डबल इंजन वाले राज्यों में भी घुसपैठिए मौजूद है? अगर बांग्लादेशी समस्या है तो आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में एसआईआर क्यों चला रहे? फिर ये आगे कहती हैं, एक बार एसआईआर के बाद जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आएगी, लोग समझ जाएंगे कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने कितना बड़ा विनाश किया है। मुझे बांग्लादेश एक देश के रूप में बहुत पसंद है क्योंकि हमारी भाषा एक जैसी है। मैं वीर भूमि से हूं, लेकिन एक दिन वे मुझे बांग्लादेशी कह देंगे। क्या मतलब है इस बात का? क्या बांग्लादेशियों को हटाने के लिए ही एसआईआर किया जा रहा है भाऊ? ये जो भ्रमित कर रही है लोगों को। नहीं, वो भ्रमित कर रही है ऐसा मैं नहीं मानता। ये बौखला गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करे। इन्होंने सीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ बहुत बहुत गड़बड़ की थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ठीक है, उसके लिए सरकार ने बैकफुट पर सरकार गई, लेकिन सरकार ने नया तरीका लाया और आपके जड़ पर ही हमला कर दिया है। अब आप क्या करोगे वो करो। आप जो करना चाहते हैं वो सरकार ने, बीजेपी ने रोका नहीं है। आप जो करना है करो। तो चिल्लाने की जरूरत क्या है? क्या अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, चुनाव आयोग हो, इन्होंने कोई भी ममता के खिलाफ कोई बयानबाजी की है? बिल्कुल नहीं की है। तो आप क्यों बयानबाजी कर रहे हो? आप डरे हो, आप डरे हो। और जो डरा हुआ होता है वो जोर शोर से बात करता है, आवाज चढ़ाकर बातें करता है, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा है नहीं। इसका ये सबसे बड़ा सबूत है कि आप चिल्ला रहे हो, आप चिल्ला रहे हो। और दूसरी बात है कि और राज्यों में नहीं है, किसने कहा? अगर कोई बंगाल में आता है और बंगाल में है, बंगाली बनकर रहता है, तो मध्य प्रदेश जाएगा, उत्तर प्रदेश जाएगा, तो वहां बांग्लादेशी है, इसका मतलब बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में भी होना रास्ता है, उनको भी निकाल रहे, तुम्हारे है वहां भी निकाल रहे। तो तकरार की जगह कहाँ है?
हाँ, एक बात होती कि सिर्फ बंगाल में एसआईआर होता और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में नहीं होता तो बात अलग थी। आप ही कबूल कर रहे हो कि आपका सरकार जहां है वैसे ही बीजेपी की सरकार जहां है वहां भी वोटर लिस्ट की सफाई शुरू हो रही है। तो अलग अलग तो किसी को ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है। आपके यहाँ सफाई होगी और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में नहीं होगी क्योंकि बीजेपी सरकार है, ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल नहीं। जो रूल आपके लिए लगा है वही तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के लिए लगा है, तो तकरार की क्या जगह है? इनका इनकी अन्याय और नाइंसाफी की व्याख्या डेफिनेशन मेरी समझ में नहीं आती कि मुझे भी चाय पिला रहे हो, ओमकार को भी चाय पिला रहे हो, अभिषेक को भी चाय पिला रहे हो, ये क्या गड़बड़ है? अरे उसमें गड़बड़ क्या है? जो सामने है हर एक को चाय पिलाई जा रही है, कहीं भी पक्षपात नहीं है, कहीं भी बायस नहीं है, तो तकरार किस बात की है? कहना ये है कि आपको आपके राज्य से निकालने हैं तो निकालो। मेरे यहाँ जो बांग्लादेशी है उनको मैंने बिठाया है, यहाँ उनको घर दिया है, उनको पता दिया है, उनको आईडी कार्ड दिया है, उनको वोटर कार्ड दिया है, वो मुझे वोट करते, वो मेरे वोटर कट जाएंगे। तो आप एक तरीके से कबूल कर रही हो कि मेरे पास जो बांग्लादेशी वोटर है वो मेरे वोटर है, लेकिन यूपी और मध्य प्रदेश में जो वोटर बांग्लादेशी छुपकर बने हैं वो तो आपके नहीं है, इसलिए आप उनको निकालोगे तो उनको निकालो, लेकिन मेरे मत निकालो। यही सच्चाई सामने आ जाती है। उनका कहना यह है कि आप निकालोगे वोटर बांग्लादेशी तो आपका नुकसान नहीं है, लेकिन अगर बंगाल से निकाले जाते हैं तो मेरा नुकसान है, क्योंकि मेरी सरकार और मेरी बहुमत बांग्लादेशी वोटर पर टिकी हुई है। इसका एक तरीके से ये स्वीकारता है, कबूली जवाब है कि हाँ हमारे पास बोगस वोटर है, बांग्लादेशी रोहिंग्या वोटर है और उनको बचाने की मैं कोशिश कर रही हूं। इससे और क्या आप निचोड़ निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सीधी बात बिल्कुल। है। बहु लोकसभा चुनाव में ये ठीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को एक झटका लगा था। 240 सीटों पर वो थम गए थे, 32 सीट दूर रह गए थे इंडिपेंडेंटली बहुमत से। लेकिन उसके बाद जितने राज्यों के चुनाव हुए हैं, 6 के हुए, 4 में 3 में बीजेपी के और 1 में सहयोगी मुख्यमंत्री बन गए। बहुत सारे लोगों के अलग अलग आकलन आ रहे हैं, लेकिन एक बात पर तो सब सहमत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता एक नए शिखर पर पहुंच गई है, फिर से नए चरम पर है। लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा या तो मतदाता भ्रमित हो गए थे, वो अब की बार 400 पार और उसका इन्होंने फायदा उठाया कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण छीन लेंगे, उसका नुकसान हो गया। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की प्रक्रिया राज्य दर राज्य आगे बढ़ रही है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता एक शिखर पर है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी की आंधी है, कुछ कह रहे हैं कि सुनामी है। उसका भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग पर असर है, ये जो ममता बनर्जी जिस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं। नहीं, वो क्या एक हिंदी में कहते हैं ना, घर में नहीं दाने अम्मा चलिए भुनाने, ऐसा कुछ बोलते हैं ना आप हिंदी में। बिल्कुल वही बात है। देखो लोकसभा चुनाव में इनको ज्यादा सीटें मिली, ये सच्चाई है, लेकिन अब अगर हम वोटिंग परसेंटेज देखें तो मोदी की लोकप्रियता में घट नहीं हुई थी। हाँ, बीजेपी का बहुत सारा वोटर थोड़ा सा आलसी लिथार्जिक बैठ गया था, इसलिए वोटिंग परसेंटेज में सिर्फ 1 या 1.25% की घट हुई है, लोकप्रियता घटी नहीं है। और जब आपको याद होगा 1 साल पहले से मैं बोल रहा हूं कि लोकसभा का चुनाव आने के बाद मोदी से ज्यादा दुखी है तो हिंदू वोटर दुखी है, क्योंकि वो मोदी को अपना बच्चा मानते हैं और हमने आलस किया और उसका अगर दुष्परिणाम हमारे लिए काम मेहनत करने वाले प्रधानमंत्री पर पड़ा है तो उसका बड़ा पछतावा है और वो पछतावा हर चुनाव में दिखाई देगा। ये मैं लगातार
जून 2024 से बोल रहा हूं, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, बिहार हो, उसमें उसी का ही प्रत्यय आ रहा है। तो लोकप्रियता घटने सा, पॉपुलैरिटी घटने का ये मामला है ही नहीं। गलती से बीजेपी के लोगों ने आलस किया और आपको लॉटरी लग गई, आप मान रहे हो कि ये तो हमारी कर्तव्यगारी है, हमारा पराक्रम है। तो आपका पराक्रम नहीं था। दूसरे की गलती से आपको जो फायदा मिलता है, तो वो देखो, अगर मैं बार बार वो रिपीट करता हूं, 1983 में हमने वर्ल्ड कप जीता था, ये परिणाम था, वेस्ट इंडीज हारी थी, ये सच्चाई थी। उन्होंने गलतियां की, उसका फायदा इंडियन टीम ने उठाया, और इंडियन टीम जो थी वो कम से कम रन पर भी बाजी मार गई। लेकिन असलियत में हम जगत जेता अजेय नहीं थे। ये उनके टीम ने वापस 2 महीने में आकर 6 के 6 वनडे भारतीय टीम को हराया था, क्योंकि उनके गलतियों से वर्ल्ड कप के फाइनल में उनकी हार हुई थी। वैसे ही लोकसभा चुनाव में मोदी जी की सीटें कम हो गई, लेकिन परसेंटेज सिर्फ 1%, 1.25% कम हो गया था। अगर वो फिर से मेहनत करना शुरू कर दे तो 2-3% बढ़ता है, और 2-3% बढ़ने से कितना, आज भी आप बिहार के चुनाव देखो, दोनों में फर्क कितना है। अगर आप बारीकी से देखें तो जो चिराग पासवान लास्ट टाइम इनके खिलाफ था, जेडीयू की सीटें उन्होंने गिराई थी, वो 5-6% इनके साथ आ गया था। और इनसे ही जो बीजेपी के खिलाफ, नीतीश के खिलाफ जो वोटर है 3-3.5%, वो और प्रशांत किशोर लेकर गया। तो वो जो डिफरेंस है 8-9% का डिफरेंस आपको साफ दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात ये होती है कि हमारे पास जो चुनाव का तरीका है, फर्स्ट पास द पोस्ट, एक ही चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट पाता है वो जीत जाता है, यानी दूसरा बिल्कुल नालायक है, उसका सुपड़ा साफ हो गया, ये बोलना गलत होता है। देखो, चाय, आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप उसको चाय देते हो, प्याली में चाय देते हो, प्याली के साथ एक प्लेट होती है। अगर प्याली में 1.5-2 इंच ऊंचाई की जो चाय होती है, वो अगर प्लेट में सॉसर में डाल देते हैं तो ये आधा इंच या 1.25 इंच की ऊंचाई तक जाती है। तो जहां आपके कंसोलिडेटेड वोट है वो सीट निकल आती है, लेकिन अगर फैली हुई है तो वो सीटें जाती है। और इसलिए सुपड़ा साफ भी नहीं हुआ है महागठबंधन का, उनके वोट है, हाँ सीटें कम हुई है। और इसका और एक मैं आपको बोल दूं कि 2 चुनाव पहले कर्नाटक में कांग्रेस का वोट परसेंटेज बीजेपी से 2% ज्यादा था, लेकिन कांग्रेस की सीटें बीजेपी से 50 से कम थी, 50 कम थी। वही बात पिछले चुनाव में शायद मुझे लगता है राजस्थान में भी देखने को मिलती है विधानसभा की। कांग्रेस का वोट परसेंटेज 1% ज्यादा है, लेकिन सीटें बीजेपी की ज्यादा है, क्योंकि जहां कंसोलिडेटेड इकट्ठा वोट बैंक है वहां की सीटें आसानी से निकल आती है, और जहां पतली स्थिति है वहां आपकी सीट आसानी से हार जाती है। तो ये चुनाव के तरीके समझने की बात है। लेकिन लोग क्या करते, जितनी सीटें जीती उस पर ही बात करते हैं, वो ऊपरी ऊपरी बातें होती है, वो सच्चाई नहीं होती। हाँ, भ्रम पैदा करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक है, मैं उसका रेफरेंस हमेशा देता हूं, मार्क ट्वेन, अच्छा लेखक था। उसका एक कोट है कि एक सीधा साधा झूठ होता है, एक भयंकर झूठ होता है, लेकिन इन दोनों से अगर भयंकर कोई बात है तो स्टैटिस्टिक्स, यानी उसी स्टैटिस्टिक्स से आप इधर का उधर कर सकते हो, उधर का उधर कर, जीते हुए को हारा हुआ दिखा सकते हो, हारे हुए के जीता हुआ दिखा सकते हो। मैंने जयपुर डायलॉग में बोला था, जब 2014 और 19 के नतीजे आ गए तब यही लोग क्या बोलते थे, अरे बीजेपी को 31%, 31% मिला है तो 69% बीजेपी के खिलाफ है। फिर 38%, 37% मिला तो 62% बीजेपी के खिलाफ है। असलियत वो नहीं थी। और जब
2024 में वही बीजेपी की 37% वोट है तो 63% खिलाफ है, ये बात नहीं करते। मेजोरिटी चली गई, 300 से 62 सीटें कम हो गई, तब सीटों पर बोलेंगे। तो ये स्टैटिस्टिक्स पर बोलना गलत है, भ्रमित करने के लिए मैं उस पर ज्यादा उसको अहमियत नहीं देता। एक बात साफ है कि लोकसभा में बीजेपी के सपोर्टर्स की गलती थी, इनको लगा कि हमने बाजी मारी है, बाजी मारी नहीं थी, बाजी नहीं मारी थी, सामने वाली की गलती थी, तो आप जीत गए ऐसा दिखाई दे रहा था। बहुत कार्यक्रम के आखिर में जरा एक इस पर भी चर्चा कर लें। 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अन्य हस्तियों के साथ साथ आप भी अयोध्या में मौजूद थे। आज मंदिर ने पूर्ण आकार ले लिया है, जो परकोटा के मंदिर बनने थे वो भी सब बन गए हैं और धर्म ध्वजा आज फहरा दी गई। प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख वहां थे, योगी आदित्यनाथ और गवर्नर भी थी। और इस बार वैसे चेहरे उपस्थितों में दिखाई नहीं दिए जिनको हम कहते हैं कि जानी मानी हस्तियां हैं। इस पूरे आंदोलन के दौरान जिनका भी किंचित सहयोग रहा है मंदिर निर्माण में किसी भी तरह का, उन सबको बुलाया गया था। हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद थे। ये जो धर्म ध्वजा फहराई गई है, इसका कोई संदेश, कोई संकेत, बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ये धर्म ध्वजा जो फहराई गई है, स्थापित की गई है, ये हिंदू राष्ट्र की उद्घोषणा आप समझ सकते हैं। ये बातें कही नहीं जाती, चीख चिल्ला करके नहीं बताई जाती। नहीं, बिल्कुल साफ है। देखो, विश्व गुरु ये जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो आप समझ लो, जिनको समझना है वो समझेंगे, जिनको ना समझना है वो ना समझेंगे। लेकिन एक बात है, मैंने आपको याद होगा कि प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में हाजिर रहकर मैं आया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मोदी जी या उनके साथी है, उनके दिमाग में जो विश्व गुरु घूम रहा है, उसका गुरुत्व मध्य अयोध्या रहेगा। अयोध्या का मतलब राम राज्य होता है, जिसमें किसी पर अन्याय नहीं होगा और सबको न्याय मिलेगा। ये जो कल्पना है, इसी की ये धर्म ध्वजा है। और मैं मानता हूं कि बहुत जल्दी दुनिया भर के बड़े बड़े राष्ट्र प्रमुख भी आकर अयोध्या में इस धर्म ध्वजा के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। उनको हिंदू होने की जरूरत नहीं है, उनको खुद को हिंदू बोलने की जरूरत नहीं। हिंदू का मतलब ही सेक्युलर होता है, सब कोई भी किसी भी ईश्वर की श्रद्धा पालन करता है और इंसानियत से जीना चाहता है, वो अपने आप हिंदू हो जाता है, क्योंकि यही हिंदू मानसिकता है। हम कोई पीपल ऑफ बुक नहीं है, किसी किताब के आधार पर चलने वाले नहीं है। सच्चाई, ईमानदारी और अनुकंपा ये हमारे जिंदगी के आधार है। तो इसकी धर्म ध्वजा है और बहुत जल्दी अयोध्या ही देश दुनिया का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन जाएगा। आपको कहीं सुना, कोरिया की जो रानी थी वो तो अयोध्या की राजकन्या थी। तो पुराने हजारों साल पुराने जमाने से हमारे रिश्ते दूर दूर फैले हुए, वो आहिस्ता आहिस्ता वो पुराने रिश्ते नाते एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश शुरू हो जाएगी। उससे हो जाएगा, वो संघ करेगा या मोदी करेगा, इस पर चर्चा करना, डिबेट करना फालतू की बात है। ये जिनको टाइम पास करना है या जो मोदी का तिरस्कार करते हैं, नफरत करते हैं, उनके लिए ही चर्चा की बात है, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। हमको मालूम है अगर हम सच्चे हैं तो सच्चाई टिक रहती है। और मैं बार बार जयपुर डायलॉग में भी बोला था कि मोदी एक सच्चाई है, और हम बार बार बोलते रहते कि सच परेशान होता है, पराजित नहीं। तो ये जितने मोदी को परेशान करना है करे, मोदी पराजित नहीं होंगे, क्योंकि मोदी मतलब सच्चाई है और हिंदू भी सच्चाई है। वो खत्म नहीं हुई, खत्म ना होगी,
क्योंकि सच्चाई खत्म होती ही नहीं, और झूठ का कोई आभास हो लेकिन झूठ कभी तथ्य नहीं होता। ये अगर बात हम समझ ले तो धर्मध्वजा का मतलब आपके समझ में आएगा कि हजारों साल बाद फिर एक बार एक लंबे ऊंचे ध्वजदंड पर एक धर्मध्वजा लहरा रही है और दुनिया को बुला रही है, चलो अब लौट चले। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है भाऊ। और चलते चलते जरा इस पर भी एक टिप्पणी भाऊ आपकी, कर्नाटक में हो क्या रहा है ये कांग्रेस के भीतर? कांग्रेस टूट रही है, उसको किसी ने तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पहले से कोई पार्टी नहीं थी, ये आभास था। कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक एक गठबंधन रहा है। तो अगर वहां एम्बिशियस लोगों के, महत्वाकांक्षी लोगों से एक दूसरे का टकराव हो रहा है और एक दूसरे से लड़ रहे, तो कोई नई बात नहीं मानता मैं। बहुत साल पहले, कम से कम 55 साल पहले इंदिरा जी से उस वक्त के जो सीनियर लीडर से उनका टकराव हुआ था 69-70 में, फिर 78 में हुआ, कांग्रेस पार्टी टूटी थी। उसके बाद ममता दीदी है, जगमोहन है, शरद पवार है, ये भी कांग्रेस से टूटकर बाहर निकले। बहुत उससे भी पहले चौधरी चरण सिंह कांग्रेस में थे, ये भी कांग्रेस से निकले हैं। क्योंकि कांग्रेस कोई विचारधारा नहीं है, ये सत्ता पाने के लिए इकट्ठा हुए एम्बिशियस लोगों का एक ग्रुप था। उसको ये आप आइडियोलॉजी मानोगे तो आइडियोलॉजी नहीं बनती। कांग्रेस कोई आइडियोलॉजी नहीं है, और इसलिए आइडियोलॉजी के आधार पर ना बना हुआ संगठन या पार्टी अगर टूटती है तो उसको आश्चर्य मानना गलत है। हाँ, एक बात है, इस पर ही अपना जिसको हम पोथी ग्रंथ वगैरह मान सकते हैं, उसको ग्रंथ बनाकर जो पौरोहित्य करने से अपना धंधा चलाते रहे, बुद्धिजीवी करके अलग अलग विद्यापीठ या अखबारों में संपादक बनकर, हाँ, उनको भूखे रहने का समय आ जाएगा। इसलिए वो उसको आइडियोलॉजी बनाना, दिखाना चाहते, साबित करना चाहते। लेकिन कांग्रेस कोई एक संगठन नहीं है, एक पार्टी नहीं है। वो टूटती है या टूटेगी तो मुझे आश्चर्य नहीं लगता। हाँ, बहुत जल्दी शायद गांधी परिवार से भी कांग्रेस विमुक्त हो जाएगी।